नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बड़ी खबर इस वक्त कोसी बराज से भारी मात्रा में पानी का डिस्चार्ज किया जा रहा है। 4,39,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया है। कोसी डिस्चार्ज में कई सालों का रिकॉर्ड जो है वो टूट चुका है। डिस्चार्ज के बाद नदी का जलस्तर जो है वो स्थिर है। कोसी नदी अभी भी मुख्य धारा में ही बह रही है। लोगों को तटबंध से दूर रहने की अपील की गई है। तटबंध के भीतर बसे हुए लोगों को अब ऊंचे स्थानों पर, सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। दूर रहने की अपील लगातार इस वक्त तटबंध से की जा रही है। सुपौल के डीएम ने लोगों से अपील की है। जिले के सभी मुखिया को इसकी सूचना दी गई है। कोसी नदी अभी भी मुख्य धारा में बह रही है, लेकिन एहतियात इस वक्त बेहद जरूरी। और हमारे सहयोगी अमित कुमार इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, एक बड़ा अलर्ट और एहतियात इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी। निश्चित रूप से विभाग 33 सालों का आज रिकॉर्ड टूटा है, जो जानकार बता पा रहे हैं। 33 सालों में ये पहली बार ऐसा आया है जो कोसी का जलस्तर इस कदर और अचानक डिस्चार्ज हुआ है। देर रात से डिस्चार्ज बढ़ता गया, जिसके बाद प्रशासन ने भी तुरंत संज्ञान लिया है और डीएम ने बाकायदा सभी मुखिया को फोन करवाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर आने की अपील की है। लेकिन लोग अभी भी तटबंध के भीतर ही बसे हुए हैं। लोग ये देख रहे हैं कि पानी कितना बढ़ पाता है, लेकिन जिस तरीके से कोसी का जलस्तर बढ़ा है 4,52,000 क्यूसेक, और उसे इस इलाके में पहुंचने में करीब 6 से 7 घंटे 8 घंटे का समय लगेगा, और जिसके बाद बड़ी तबाही हो सकती है। लेकिन डीएम से जो मेरी बात हुई उन्होंने बताया कि कोसी जो है पूरी तटबंध के बीचों बीच बह रही है, इसलिए अभी खतरे की कोई बात नहीं है। लेकिन लोगों को एहतियातन बाहर आने की अपील की गई है, क्योंकि तटबंध के भीतर के इलाका पूरा जलमग्न होने वाला है, और लेकिन लोग अब भी मानने को तैयार नहीं है। अमित, कितने घंटे इस वक्त क्रूसियल हैं जब लोगों को एहतियात बरतना चाहिए, या सुरक्षित स्थानों पर उतने वक्त के लिए तो कम से कम जरूर जाना चाहिए? विवाह 8 घंटे का समय काफी क्रूसियल माना जाता है, क्योंकि बराज से जब कोसी का डिस्चार्ज होता है तो उस पानी को इस इलाके में आने में करीब 7 से 8 घंटे का समय लगता है। और इस बीच प्रशासन ने एहतियातन सभी को अलर्ट भी कर दिया है। नाव की पूरी व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन लोग अभी भी बाहर नहीं आ रहे हैं। डीएम ने सभी सीओ को भी निर्देश दे दिया है, जो भी तटबंध के इलाके से जुड़े हुए सीओ हैं, और उनको निर्देश दे दिया गया है। लेकिन अभी बहुत बड़े खतरे की संभावना है, लेकिन फिलहाल अभी ऐसे में एहतियात बहुत जरूरी हो जाता। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। और गोपालगंज से भी बड़ी खबर आती हुई, गंडक नदी का जलस्तर बढ़ चुका है और ऐसे में 42 गांव में बाढ़ का खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। तटबंधों की निगरानी को बढ़ा दिया गया है। डीएम की ओर से अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। लोगों को ऊंची स्थानों पर जाने की अपील यहां भी की जा रही है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बाढ़ से सुरक्षा के लिए जल संसाधन विभाग के अधिकारी और अभियंता इस वक्त अलर्ट हैं और सभी तटबंधों की दिन रात निगरानी भी की जा रही है। साथ ही साथ कॉल सेंटर जो है वो 24/7 घंटे कार्य कर रहा है, यानी कि किसी भी वक्त इस पर जुड़ी हुई जानकारी आप ले सकते हैं। इसका टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है 18003456 तो बिहार सरकार की तरफ से जारी किया गया अलर्ट में बेतिया में भी बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और 24 घंटे तटबंधों की निगरानी यहां भी की जा रही है। अभियंता इस निगरानी में लगे हुए। डीएम ने निचले इलाकों में निगरानी के निर्देश अब दे दिए। 24 घंटे टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है 18003456 ये टोल फ्री नंबर है, जिस पर आप संपर्क साध सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। 24 घंटे ये काम कर रहा है और तटबंधों की निगरानी भी लगातार 24 घंटे की जा रही है। अभियंता निगरानी में जुटे हुए हैं। डीएम की तरफ से जो निचले इलाके हैं और उन इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्रों में लगातार हुई बारिश के बाद कोसी और गंडक नदी के जलस्तर में उछाल दर्ज किया जा रहा है और नदियों के बढ़ते जलस्तर के बाद जल संसाधन विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है और जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय कुमार झा ने अलर्ट जारी किया है और 24/7 कॉल सेंटर अब काम करना शुरू कर दिया है बिहार में। तो आप कॉल सेंटर पर फोन कर किसी भी तरह का सरकारी मदद ले सकते हैं और बिहार सरकार की ओर से जारी टोल फ्री नंबर 18003456 145 इस नंबर पर आप
बाढ़ से जुड़े हुए कोई भी राहत आप ले सकते हैं। तो बिहार में फ्लड अलर्ट जारी किया गया है और जल संसाधन विभाग की ओर से इस फ्लड अलर्ट को जारी किया गया है। और बिहार में गंडक के से लेकर कोसी तक जिस भी इलाके में आप अगर किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं तो 24/7 यहाँ पे कॉल सेंटर काम कर रहा है। आप इन टोल फ्री नंबर पर फोन कर सरकारी मदद ले सकते हैं। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बेतिया। तो वहीं पटना में भी गंगा घाटों की तस्वीर लगातार बदल रही है। कभी गंगा का जलस्तर अधिक हो जाता है तो कभी ये कम हो जाता है। पटना के दीघा घाट पर गंगा का जलस्तर लगभग 49 मीटर के करीब पहुंच चुका है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में गंगा नदी का जलस्तर अभी और बढ़ सकता है। गंगा घाटों की अगर हम बात करें पटना के, वहां पर जायजा लिया हमारे फ्लड रिपोर्टर विनीता मिश्रा ने। पटना में जितने भी गंगा घाट है उनकी तस्वीर लगातार बदलती हुई नजर आ रही है। कभी जलस्तर बढ़ रहा है तो कभी घट रहा है। इस वक्त हम दीघा घाट पर हैं, जहां कल की अपेक्षा आज की तस्वीर अलग है। कल जलस्तर अधिक था, लेकिन आज जल स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। जो तस्वीरें हैं अभी यहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि 49 मीटर के करीब गंगा का जल स्तर पहुंच गया है। कल इससे अधिक था, यानी कल 49 से अधिक 50 के करीब था, लेकिन अब धीरे धीरे जो गंगा का पानी है वो कम हो रहा है। और ये पहली बार नहीं है, लगातार पिछले दिनों से यही तस्वीर नजर आ रही है। अलग अलग गंगा घाटों पर कभी जलस्तर अधिक होता है, कभी कम होता है, और हालांकि दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। पहले की अपेक्षा में कई गुना अधिक जल बढ़ चुका है, लेकिन अभी अगर कल की हम बात करें तो कल की अपेक्षा आज जल स्तर कम है। कल कितना पानी था? कल पानी यहाँ तक आल था और पूरा धारा बहुत तेज था। आज कम है? आज बहुत कम है। आज धारा भी कम है? हाँ, धारा भी बहुत तेज धारा भी था और पानी यहाँ तक पूरा एकदम छलक रहा था। एकदम कम अभी लगातार हो रहा है कि रात में ही कम हुआ है? नहीं, रात में कम हुआ है। रात में कम हुआ है। अभी सुबह से अस्थिर है? हाँ, सुबह से अस्थिर है। पानी एकदम, करंट भी कम है। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। बिल्कुल, तो यहाँ के स्थानीय राजेश कुमार, जिनका साफ तौर पे कहना है कि रात में जो पानी का लेवल है वो कम हुआ है। कल काफी जो तेज धाराएं थी वो चल रही थी, हवाएं भी तेज थी, धाराएं भी तेज थी और जल स्तर भी लगातार बढ़ रहा था। कल यहाँ तक पानी था जहां हम अभी इस वक्त खड़े हैं, लेकिन रात में जो जल स्तर है वो कम हुआ है और लगभग 49 मीटर के करीब जलस्तर पहुंच गया है। यानी कल की अगर हम बात करें तो 50 मीटर के करीब जलस्तर था और पानी की जो रफ्तार थी वो लगातार बढ़ रही थी, लेकिन रात में जलस्तर कम हुआ है। और पिछले कई दिनों से जो तस्वीर है गंगा घाटों की ऐसी ही नजर आ रही है। कभी जलस्तर अधिक हो जाता है, कभी कम हो जाता है, और कल रात में पानी कम हुई है यहाँ गंगा घाटों की। लेकिन आने वाले दिनों में जैसा उम्मीद किया जा रहा है कि और अधिक गंगा जल बढ़ेगा और जो जल स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और सुप्रीम कोर्ट में जातीय गणना पर आज सुनवाई होने वाली है। एक सोच एक प्रयास की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती हुई नजर आएगी। आपको बताते चलें, पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। गणना पर रोक लगाने की ये याचिका, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एक सोच एक प्रयास, ये जो एनजीओ है सहित उसके अलावा अन्य की ओर से भी दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जाति सर्वेक्षण पर 4 मई को अस्थायी रोक लगा दिया था। बाद में हाईकोर्ट ने 1 अगस्त को बिहार सरकार की ओर से कराए जा रहे जाति सर्वेक्षण को वैध और कानूनी ठहराते हुए जातीय गणना को हरी झंडी दे दी। पटना हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। और बड़ी खबर दानापुर से, जहां पर बालू के अवैध खनन पर कार्रवाई की गई। पटना और भोजपुर पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन में यह कार्रवाई, जिसमें 12 बालू कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 10 नाव 3 पोकलेन को यहां पर असामाजिक तत्वों की तरफ से कहा जा रहा है कि आग के हवाले कर दिया गया। बताते चलें कि अवैध तरीके से यहां पर बालू का खनन किया जा रहा था, क्योंकि रोक लगाई गई है खनन विभाग की तरफ से। सितंबर तक ये खनन नहीं हो सकती है। इसके बावजूद देखिए, जो बालू माफिया हैं वो बालू का यहां से खनन लगातार कर रहे थे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का यह आदेश है, जिसमें जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने में सोन नदी से बालू का खनन नहीं किया जा सकता है। इस रोक के बावजूद भी भोजपुर और दानापुर के ये इलाके हैं जहां पर बालू माफिया बेखौफ होकर
खनन का काम कर रहे थे और सूचना मिलने के बाद पटना और भोजपुर पुलिस के साथ ही एसटीएफ खनन विभाग की टीम बेहटा और कोइलवर के इन इलाकों में छापेमारी करने के लिए पहुंची और इस दौरान 12 बालू माफियाओं को गिरफ्तार भी किया गया है। नाव और पोकलेन मशीनों की बरामदगी की गई। लेकिन जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, यह असामाजिक तत्वों की तरफ से आग लगाई गई है, जो अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि इन तमाम नावों में और पोकलेन मशीनों में असामाजिक तत्वों ने आग लगाई। सैंड माइनिंग हो रहा था, उसी के लिए एक विशेष टीम गठित की गई थी, जिसमें एएसपी आरा, एएसपी दानापुर, एसडीएम दानापुर, माइनिंग, एसटीएफ और अन्य आसपास के जो थाने थे उनके द्वारा एक जॉइंट रेड जो है वो सोन नदी में की गई। उसी क्रम में 12 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से 5 लोग बीटा थाने से और 7 लोग जो हैं वो कोइलवर थाने से गिरफ्तार किए गए हैं। 2 इसमें प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसके अलावा जब पुलिस टीम को, रेडिंग टीम को देखते हुए जो है वो बालू माफिया वो भागे, उन्हीं के द्वारा आपसी रंजिश को लेके जो है वो 3 पोकलेन 10 बोट जो है वो क्षतिग्रस्त की गई। पटना में लोहिया पथ चक फेज 2 का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज उद्घाटन करने वाले। इस पथ के उद्घाटन के बाद हड़ताली मोड़ पर लोगों को जाम से निजात मिल जाएगी। हालांकि अंडरपास का काम भी अंतिम चरण में चल रहा है। अंडरपास बनने के बाद बोरिंग कैनाल रोड पहुंचना काफी आसान हो जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता विनीता मिश्रा। हड़ताली मोड़ लोहिया पथ चक्र फेज 2 का आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन करने वाले हैं और इस पुल के उद्घाटन होने के बाद लोगों को जाम से निजात मिलेगा। ये लोहिया पथ है जिसका आज उद्घाटन होगा और इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, वहां से लोहिया पथ शुरू हो रहा है जिसका आज उद्घाटन होगा और इसके ठीक दूसरी छोर यानी बस कुछ ही मिनटों में ये दूरी तय की जाएगी। 1 मिनट भी इस लोहिया पथ को पार करने में नहीं लगेगा। ये लोहिया पथ का जो एंड है वो है, यानी उधर से नेहरू पथ से होते हुए ये जो रास्ता है वो अब आसान हो जाएगा। और आज से उद्घाटन के बाद से हड़ताली मोड़ लोहिया पथ चक्र पर 8 लेन में गाड़ियां फर्राटे भरती हुई नजर आएंगी। बिहार म्यूजियम से अटल पथ तक कई लेनों में एक साथ बिना सिग्नल के वाहनों का परिचालन भी कुछ दिन में हो जाएगा। अंडरपास में यू टर्न और नेहरू मार्ग में नीचे से दरोगा प्रसाद राय पथ से बोरिंग कैनाल रोड से 2-2 लेन का संपर्क पथ भी अंतिम चरण में काम जारी है। जब से यहाँ पर ये काम लगा है फेज 2 का, लोगों को जाम में फंसना पड़ता था। हड़ताली मोड़ की अगर पहले की तस्वीर की हम बात करें तो वहां पे सिग्नल लगा होता था, लोगों को कई मिनट 20 से 25 मिनट सिग्नल में फंसा रहना पड़ता था, लेकिन अब सिग्नल को हटा दिया गया। यहाँ पे अंडरपास का भी काम शुरू हो गया है। ये जो लोहिया पथ है इसका आज विधिवत उद्घाटन भी हो जाएगा, यानी जो 15-20 मिनट का जो सफर था जाम की वजह से वो अब मात्र 30 सेकंड में, 30 सेकंड भी हम कह सकते हैं कि उसमें ये जो सफर है वो पूरा किया जाएगा। यानी आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के लोगों को एक साथ 2-2 सौगात दे रहे हैं। गंगा पथ के साथ साथ लोहिया पथ चक्र फेज 2 भी स्थानीय लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। उन्हें हड़ताली मोड़ के पास जो अंडरपास का काम चल रहा है उसके कारण उन्हें जाम में फंसना पड़ता था, आज से उन्हें जाम में फंसना नहीं पड़ेगा। एक साथ 8 लेनों में गाड़ियां फर्राटे भरती हुई नजर आएंगी। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। दरभंगा एम्स पर चल रही सियासत पर बीजेपी के पूर्व सांसद हुकुमदेव यादव ने कहा है कि अगर यूपी में ये एम्स होता तो कब का बनकर तैयार हो गया होता। पूर्व सांसद ने कहा कि डीएमसीएच की जमीन को जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है उस अतिक्रमण को बिहार सरकार नहीं हटा सकती, क्योंकि उनका संबंध बड़े राजनीतिक नेताओं से है। पूर्व सांसद ने कहा कि अगर यहाँ योगी होते तो अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल गया होता। भारत सरकार जिस समय एम्स के लिए मंजूरी दिया था उससे पहले दरभंगा डीएमसीएच को पूरा सर्वे करने के बाद भारत सरकार के टीम ने पाया कि डीएमसीएच को ही यहाँ डेवलप कर देंगे तो यहाँ इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके पास में जमीन है और ये चारों तरफ से सुविधा पर है। दरभंगा जंक्शन हिंदुस्तान के सभी लगभग मुख्य शहरों से जुड़ा हुआ है। अब उस अतिक्रमण को जो मुक्त किया जाएगा तो बड़े लोगों को जो टूटेंगे, अगर उत्तर प्रदेश में रहता, उत्तर प्रदेश में, तो योगी कब न बुलडोजर चला के ध्वस्त करके और यहाँ पर एम्स बन के तैयार होकर चलवा दिए होगा।
जमीन घोटाला मामले में आज ईडी दफ्तर में सीएम हेमंत सोरेन हाजिर नहीं होंगे। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। ईडी ने आज सीएम हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए तलब किया। ईडी ने जमीन घोटाला मामले में सीएम हेमंत सोरेन को बुलाया, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन ईडी से समय की मांग करेंगे। ईडी के सामने सीएम हेमंत सोरेन के पहले से तय कार्यक्रम का हवाला दिया जा सकता है और इसके पहले 17 नवंबर 2022 को ईडी दफ्तर में सीएम हेमंत सोरेन हाजिर हुए थे। खनन घोटाले में उनसे 10 घंटे की अधिक पूछताछ हुई थी। जमीन से जुड़े हुए मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन के बाद आज ईडी दफ्तर पहुंचना था, लेकिन कुछ सूत्र ये बताते हैं कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के दफ्तर अपने कामों का हवाला देकर नहीं पहुंचेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से अब तक इस तरीके के पत्राचार जो हैं वो ईडी दफ्तर तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री यहाँ नहीं पहुंचेंगे और इसको लेकर समय मांग सकते हैं। अब कितने दिनों का समय मांगेंगे ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि कल जब 15 अगस्त का दिन है, उसके साथ साथ डुमरी उपचुनाव का वक्त है, तो उस दौरान मुख्यमंत्री इसको लेकर समय मांग सकते हैं। लेकिन समय को लेकर अभी बहुत कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने दिनों का समय मुख्यमंत्री मांगेंगे। हालांकि इससे पहले तमाम जो पुख्ती व्यवस्था ईडी कार्यालय में है वो कर ली गई है। अब देखना होगा कि क्या आज राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पहुंचते हैं या फिर पत्राचार कर और समय मांगा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नवंबर 2022 में इसी ईडी के दफ्तर में घंटों पूछताछ हुई थी। जमीन से जुड़े मामले में इससे पहले भी मुख्यमंत्री से पूछताछ हो चुकी है और आज एक मर्तबा फिर से जब ईडी द्वारा समन किया गया था, आज तारीख निर्धारित थी, तो इसे लेकर अब समय मांगने की बात कही जा रही है। देखना होगा कि कितने दिनों का और समय मुख्यमंत्री मांगते हैं, उसके बाद आते हैं, क्योंकि कल 15 अगस्त है, उसके साथ साथ डुमरी उपचुनाव की तैयारी चल रही है। इसे देखते हुए, अपनी व्यस्तम शेड्यूल को देखते हुए शायद यहाँ पर समय की मांग की जा सकती है। आज वो पत्राचार यहाँ तक पहुँच सकता है, उसके बाद सब तो कुछ क्लियर होगा कि आखिर कितने दिनों के बाद हेमंत सोरेन फिर से ईडी के दफ्तर में पहुंचेंगे। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और बड़ी खबर छपरा से, जहां प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या कर दी गई, शव को जमीन के अंदर दफना दिया गया। पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। प्रेमिका के घर वालों का आरोप है कि सहजीतपुर के बंगाली पट्टी की यह घटना है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। खबर सिवान से, जहां हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। दुकान पर तिरंगा खरीदने के लिए लोगों की भीड़ देखी जा रही है। अपने घरों पर तिरंगा लगाने के लिए लोग झंडा खरीदते नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि आजादी के अमृत महोत्सव में इस बार ऐसा एक भी घर नहीं होगा जहां तिरंगा नहीं दिखेगा। लोगों से बात की हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। 15 अगस्त को लेकर सिवान की सड़कों पर पूरी तरह से तिरंगा सज चुका है। कई जगह इस तरह की दुकानें लगी है और दुकानदार लगातार बेच रहे हैं, वही खरीदार तिरंगा खरीद रहे हैं। आप देख सकते हैं, यह तस्वीर जेपी चौक की है। आई कार्ड, तिरंगा, ये बैच दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहेंगे कि बैच दिखाए। ये बैच आप देख सकते हैं, रिबन पूरी तरह से सिवान की सड़कों पर यह सज चुका है और खरीदार लगातार खरीदारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, कुछ छात्र भी हैं। क्या कर रहे हैं? हम लोग हर घर तिरंगा के तहत हम लोग झंडा खरीद रहे हैं, ताकि अपने आसपास पड़ोस में हर घर जाकर झंडा लगाया जाए और आज़ादी का अमृत उत्सव मनाया जाए। इस बार झंडा बहुत उत्साह से लोग बहुत खरीदारी कर रहे हैं। लोग जो हम लोग का जो पर्व हम लोग मनाते हैं, जो हम लोग 15 अगस्त का, वो बहुत मतलब ज्यादा सेल दुकानदारी हम लोग बढ़ चुका है। इस समय हम लोग का धूमधाम से लोग पूरा कर रहे हैं। हम लोग पास आई कार्ड है, रिबन है, बैच है, झंडा है, आपको बहुत सा आइटम है, दुपट्टा है, साड़ी भी लाए हम लोग लाए हैं। लोग झंडा खरीदना है बाबू, झंडा दिखाइए ना थोड़ा। 15 अगस्त को लेकर खरीद रहे हैं। हाँ, घर पे लगाएंगे क्या? हर घर तिरंगा का? हाँ, हर घर तिरंगा का। क्या नाम है आपका? सुनीता पांडे। तो देख सकते हैं, जो महिलाएं हैं तिरंगा खरीद रहे हैं, यानी हर घर तिरंगा को लेकर, जहां मार्केट में एक अलग तरह से रौनक देखी जा रही है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान।